हेलो, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला लेसन बात करेंगे सॉलिड स्टेट, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट किसको कहते हैं। तो सॉलिड इज दैट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर having fixed volume as well as fixed shape। हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड की सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका स्टेटमेंट है कि इसकी क्या होती है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है और साथ साथ इसका शेप भी फिक्स्ड होता है। हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, कहता है इन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर bounded with a strong intermolecular फोर्सेस। सॉलिड के केस में इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ये पार्टिकल क्या हो जाते हैं, क्लोजर टू वन एनदर हो जाते हैं। तो ये सॉलिड का ये डेफिनेशन है कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, बाउंडेड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस कोई भी सॉलिड क्रिस्टल का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा और शेप भी फिक्स्ड होगा। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आयरन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन सब एग्जाम्पल्स को हम क्रिस्टल के अकॉर्डिंगली हम इसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। इसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। उसी तरह ये NaCl, KCl, K2SO4, ZnS और कैल्शियम फ्लोराइड, इनको बोलते हैं आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड बोलते हैं। ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, SiO2 और एल्युमिनियम नाइट्राइड, इनको बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं। उसी तरह आर्गन, बाकी जो रिमेनिंग होते हैं इन सब को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें आर्गन सॉलिड, आयोडीन सॉलिड, P4 सॉलिड और सल्फर S8, इन सब को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इनके बीच में वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वांडरवाल में जो टाइप होता है इसमें लंदन फोर्स पाया जाता है। लंदन फोर्स पाया जाता है जो सबसे वीकेस्ट होता है। SO2 अमोनिया सॉलिड, इसके बीच में ये पोलर होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। और इनके बीच में जो वंडरवॉल का कौन सा टाइप होता है, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और ये जो स्पेशल टाइप होता है जिसमें H2O, D2O और H3BO3, इसको बोरिक एसिड बोलते हैं, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो ये इसमें पाया जाता है स्पेशल टाइप जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोगों ने अभी सॉलिड के एग्जांपल्स को देखा, तो सॉलिड के एग्जांपल में मेटालिक सॉलिड पहला था, दूसरा आयनिक सॉलिड के एग्जांपल से ये कोवैलेंट सॉलिड के। देखो ये जितने भी एग्जांपल है सबको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे NCERT के एग्जांपल्स हैं, तो ज़्यादातर इन एग्जांपलों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, और ये जो तीनों सॉलिड के जो एग्जांपल है तीनों किस में आते हैं, तीनों आते हैं मॉलिक्यूलर में। मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीनों मॉलिक्यूलर में आते हैं। और इन सबों को, इन चार तरह का हमारे पास सॉलिड हो गया,
मेटालिक, आयनिक, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर। इन चारों को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और सॉलिड का एग्जाम्पल होता है जिसको बोलते हैं एमॉर्फस बोलते हैं। एमॉर्फस में आते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक, कोल टार, डॉट डॉट etc। ये जो होते हैं इनको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो अभी हम लोगों ने सॉलिड क्यों देखा, अब ये इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे, इनके पार्टिकल के ऑर्डर अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड दो तरह के होंगे, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ arrangement of particles there are two types of सॉलिड दो तरह के होंगे। एक जो होगा जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो दूसरा होगा उसको बोलते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉलिड। तो मेरे दोस्त इस चैप्टर में हम लोग केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि आगे जो भी डेरिवेशन हम लोग स्टडी करेंगे वो क्रिस्टलाइन का। क्रिस्टलाइन चार तरह के होते हैं, अभी हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल को देखा, अब हम इसको डिफाइन करके पुनः एग्जाम्पल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड। उसके बाद हम लोग सेकेंड में देखेंगे जिसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। थर्ड में हम लोग देखेंगे कोवैलेंट सॉलिड, या इसी को बोलते हैं अपन लोग नेटवर्क सॉलिड। और फोर्थ में हम लोग देखेंगे जो कि लास्ट है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये एमॉर्फस सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं। अब हमारी अगली बात होगी इस क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं, फिर एमॉर्फस सॉलिड किसको कहते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फिर इन चारों टाइप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं, तो एटम्स are arranged in order up to long range। तो जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें एटम का अरेंजमेंट काफ़ी लॉन्ग रेंज तक होता है, यानी इसमें ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। जैसे ये एटम है तो इस तरह का एटम का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज तक होता है, एटम का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज तक होता है। तो जिसमें भी एटम का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज तक होता है वो सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये एटम का अरेंजमेंट कहाँ तक है, लॉन्ग रेंज तक है। तो जब लॉन्ग रेंज तक का अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। इसकी खास बात होती है कि जिसमें एटम का अरेंजमेंट क्या होता है, एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। जैसे अगर मान लो ये ए है तो इसके बाद क्या होगा, बी होगा, पुनः क्या होगा, ए होगा, पुनः क्या होगा, बी होगा, पुनः क्या होगा, ए होगा। यानी ये ऑर्डर अरेंजमेंट कंटिन्यूसली रिपीट होगा। इस डायरेक्शन में अब क्या आएगा, ए है तो क्या आएगा, बी, पुनः क्या आएगा, ए। तो इसमें एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड का इसमें ऑर्डर अरेंजमेंट होने की वजह से ये क्रिस्टल क्या होते हैं, एकदम पैक्ड होते हैं। और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब होता है, मीन्स इट हैज
different physical properties in different डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। कैसे होते हैं इसका हम ऑर्डर अरेंजमेंट देख लेते हैं। जैसे हम मान लो यहाँ क्रिस्टल को ले रहे हैं, जैसे ये ए है और ये बी है। हम क्या करते हैं, ए के लिए जो नोटेशन रख रहे हैं ऐसे, और बी के लिए क्या कर रहे हैं, इसको हम ये नोटेशन दे रहे हैं। थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। ए के लिए सिंपल है और बी के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको नोटेशन कर दे रहा है। तो ये बी टाइप है, पुनः क्या होगा, ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप। अब ये ए टाइप है तो यहाँ पे क्या आएगा, बी टाइप होगा, पुनः ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप। अब ये बी टाइप है तो यहाँ पे क्या होगा, ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप। पुनः ए टाइप है तो यहाँ क्या होगा, बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप और ये ए। अगर हम इसमें जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे हम लोग जा रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें हमको क्या एटम का अरेंजमेंट मिल रहा है, ए बी ए बी ए बी मिल रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन के अलोंग जाते हैं, इस डायरेक्शन के अलोंग अगर हम जा रहे हैं, तो इसमें हमको एटम का अरेंजमेंट क्या मिल रहा है, ए टाइप। यानी जैसे डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी क्या हो जाएगी, एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड बोलते हैं, यानी इनको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स आर अरेंज इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, यानी एक अगर जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं इसके एग्जाम्पल को NaCl, तो NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जाम्पल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 800 डिग्री सेल्सियस पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, टोटल ये क्या हो जाएंगे, पिघल चुके होंगे, लिक्विड में होंगे। तो 800 इसलिए इसकी टेम्परेचर क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिसमें NaCl हो जाएगा। ये NaCl आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसी तरह सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, डॉट डॉट etc। ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम लोग थोड़ा एमॉर्फस सॉलिड की बात कर लेते हैं। एमॉर्फस सॉलिड किसको बोलते हैं, तो कहता है इन विच atoms are arranged in order up to short range। इसमें एटम का अरेंजमेंट कहाँ तक होता है, शॉर्ट रेंज में होता है। और क्रिस्टलाइन में हम लोगों ने क्या देखा था, लॉन्ग रेंज तक देखा था। यानी हालांकि इसमें एटम्स जो होते हैं ना, जैसे मान लो ये दो ऑर्डर चल रहे हैं, तीसरा एटम कहीं आ जाए इधर इधर, तो इसके बाद पुनः ये आ जाए, पुनः ये एटम क्या हो जाए, इस इधर डायरेक्शन में आ जाए। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको मतलब डिसऑर्डर अरेंजमेंट नहीं बोलते हैं। इसमें ऑर्डर है लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए ऑर्डर होता है। और इसमें शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लो अगर हम ए और बी को लेते हैं, तो पुनः ये ए आ गया, पुनः इसका अरेंजमेंट में बी यहीं पे देखो डिसऑर्डर हो गया, पुनः ये आ गया बी, पुनः ए। तो इसमें ऑर्डर का अरेंजमेंट क्या होता है, एटम का ऑर्डर अरेंजमेंट बहुत शॉर्ट रेंज के लिए होता है। आगे जाने के बाद ये क्या हो जाता है, डिसऑर्डर शो करने लगता है, रैंडमनेस शो करने लगता है।
अब सबसे बड़ी चीज़ है, इसको जब हम हीट करते हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये पिघलता है। तो बोलते हैं इट हैज़ नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स it melts over range of temperature, मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं किसी सॉलिड को, अगर हम पिघलाते हैं क्रिस्टल सॉलिड को, जैसे अभी हम लोगों ने NaCl का बात किया था और इसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोले थे, इसका 800 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम इसको 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल किस में चला आएगा, लिक्विड में चला आएगा, और 800 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा जब तक ये मॉलिक्यूल लिक्विड में नहीं आ जाता है। ये हम लोगों ने किसका एग्जाम्पल देखा, क्रिस्टलाइन का। लेकिन इसके साथ क्या है कि इसका जो टेम्परेचर होता है एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी जैसे मान लो 100 to 200 के डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब है 100 पे भी ये पिघलना शुरू करता है और इसका 100 पे 150 पे भी ये मॉलिक्यूल पिघलते रहते हैं, 200 तक ये मॉलिक्यूल, तो इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है एमॉर्फस सॉलिड। इसी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड, यानी इट इज स्यूडो सॉलिड, या इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन स्यूडो सॉलिड, या इसी को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा, तो इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल में हम लोग ग्लास को लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग किसको ले लेते हैं, ग्लास को ले लेते हैं। तो ग्लास क्या होता है, ग्लास का जैसे हम लोग कोई विंडो पैन, जैसे ओल्ड ज़माने में जो भी ओल्ड टाइम में जो भी होते थे विंडो पैन होते थे वो लीड ग्लास का होता था। और होता क्या है कि कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद उसका ऊपर वाला लेयर क्या होता है, पिघलता हुआ नीचे बेस मोटा हो जाता है। जैसे आप लोग कप उप जो आता है ना, जो टी वाला कप आता है, उसमें भी आप देखेंगे तो इसका पेंदी क्या हो जाता है, ऊपर से ये फ्लो करता है नीचे की ओर, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो इसको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन। ना तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होती है, ना ही इसकी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होती है, ऊपर से ये स्यूडो सॉलिड में आता है। इसकी अगली प्रॉपर्टी है इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब है इसका सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन, इसके सारे डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन के जैसे अगर आप इसमें एटम में ऐसे जाएं तो भी रैंडम अरेंजमेंट मिलेगा, या ऐसे जाएं तो भी आपको कैसा अरेंजमेंट मिलेगा, इसमें रैंडम मिलेगा, और इधर में भी रैंडम मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाएँ, चाहे आप इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। यानी अगर हम किसी ग्लास की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो जैसे हम ग्लास की बात करें तो ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, वो फिक्स्ड होता है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.50, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन अगर हम किसी क्रिस्टल सॉलिड की बात करें, जैसे आयरन रॉड की, हम किसकी बात करते हैं, आयरन रॉड की, तो इसकी जो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एटम का अरेंजमेंट अलग होगा, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एटम का अरेंजमेंट अलग होगा, इसमें भी इसका अलग अरेंजमेंट होगा। इसमें अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए
इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए आयरन की बात करें तो आयरन में क्या होता है, इस डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो इसका इसमें अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में आयरन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग होगा, और इस डायरेक्शन में आयरन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। तो हम लोगों ने अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड को देख लिया, एमॉर्फस सॉलिड को देख लिया। हालांकि बेसिकली हम लोगों ने जो भी बात किया उसके डिफरेंस के बेसिस पे बात किया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑर्डर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज के लिए होता है, इसमें शॉर्ट रेंज के लिए होता है। उधर हम लोगों ने क्रिस्टलाइन में देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, इधर में हम लोगों ने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। उधर में हम लोगों ने देखा कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होते हैं, और ये जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये स्यूडो सॉलिड होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, या इसी को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। उधर हम लोगों ने देखा था कि वो एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर था, यानी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इधर हम लोगों ने देखा आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। अब हम लोग इसमें जो हम लोगों ने बात कर रखा है ये वही सब चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये एमॉर्फस का एग्जाम्पल है कि सब डायरेक्शन में क्या है, रैंडम होता है एटम का अरेंजमेंट, इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इसके एग्जाम्पल में हम लोगों ने ग्लास को ले लिया। हालांकि एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल को हम लोग एक बार ले लेते हैं, टोटल एग्जाम्पल को। तो इसमें आते हैं ग्लास आते हैं, रबर आते हैं, प्लास्टिक आते हैं, कोल टार, डॉट डॉट etc। तो अब इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये 4 तरह के होते हैं जिसमें आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड को ही नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। इसका 3D अरेंजमेंट होता है। उसके बाद होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आयनिक सॉलिड के ऊपर। आयनिक सॉलिड किसको कहते हैं, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड बेसिकली आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ आयनिक बाउंड। ये आयनिक सॉलिड किसके द्वारा बना होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ आयोनिक बाउंड। ये आयनिक बाउंड के सहारे बना होता है, उसकी सहायता से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड। आयनिक बाउंड क्या होता है, आयनिक बाउंड जो होता है इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन cation एंड एनायन। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, कटायन और एनायन के बीच में। यानी एक पॉजिटिव चार्ज आयन और एक नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, और इस तरह इसके मॉलिक्यूल जुड़ करके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं, और उससे जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का जो क्रिस्टल बनता है उसी सॉलिड को हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड। अब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अट्रैक्शन। इसके वजह से इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस वजह से इसका क्या होता है, इसके पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट इट इज ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर। ये क्या होता है, ब्रिटल होता है, यानी ये टूट जाता है, इसको अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है। इस आयनिक सॉलिड के एग्जांपल में हम लोग बात कर लेते हैं NaCl। देखो Na क्या है, यहाँ Na प्लस इज अ कटायन एंड Cl माइनस इज अ एनायन। ये कटायन और एनायन को हम आयनिक सॉलिड को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आयनिक कंपाउंड को हम ऐसे Na प्लस और Cl माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। NaCl, KCl, ZnS, CaF2, इस सब के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो ये सब क्या है, आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं
उसी के सहायता से जो क्रिस्टल बना होता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड बोलते हैं। इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बट इट इज क्या होता है, ब्रिटल इन नेचर। ये क्या होता है, ब्रिटल इन नेचर। अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें, इसकी कंडक्टिविटी की, तो सबसे पहले इन सॉलिड स्टेट इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। अगर ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, NaCl अगर क्रिस्टल ले लेते हैं, NaCl का क्रिस्टल, तो सॉलिड स्टेट में ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टल होते हैं और उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या ले लेते हैं, इन मोल्टन या एक्वस स्टेट में ले लेते हैं, एक्वस स्टेट में, तो कहता है इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, कंडक्टिविटी करने लगता है। कब, जब इसको मोल्टन है। अब क्यों करता है, क्योंकि जैसे ही इसको मोल्टन स्टेट में रखते हैं, इसको वाटर में रखते हैं, ये NaCl क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, वाटर में आकर के ये टूट जाता है Na+ में, और Cl- में ये क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है और ये आयंस दे देते हैं, और ड्यू टू दिस फ्री आयंस इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग आयनिक सॉलिड को देख लिए, इसके एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने देख लिया। सेकेंड है हमारा मेटालिक सॉलिड, किसको बोलते हैं, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड सबसे पहले नाम से ही क्लियर है कि ये किसके सहायता से बनता होगा, मेटालिक बॉन्ड। कहता है इट इज formed by the help of metallic bond। ये किसकी सहायता से बनता है, मेटालिक बॉन्ड से। अब मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, तो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाउंड का फॉर्मेशन होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, और ऐसे पूरे सारे अरेंजमेंट क्रिस्टल के अंदर होते हैं, तो उससे जो सॉलिड बनता है, उस सॉलिड को बोलते हैं हम लोग मेटालिक सॉलिड बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल में, जैसे हम ले लेते हैं Na को। Na क्या है, Na एक सॉलिड, एक मेटल है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होता है। आउटर मोस्ट शेल होता है, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी शेल, वैलेंसी शेल बोलते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन का नाम भी दे देते हैं। तो इसको अगर हम निकाल देते हैं तो ये Na+1 इलेक्ट्रॉन, ये जो Na+ का ये जो क्रिस्टल हमको देखने को मिल रहा है, इसी Na+ के चार्ज क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्नल। और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। अब इन्हीं के बीच में क्या होता है, इसी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और उससे जो सॉलिड बनता है उसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। इसके हम अरेंजमेंट को यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे Na+ है और ये इलेक्ट्रॉन है, Na+ है, Na+ है, Na+ है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल को क्या करेगा, इसको बाइंड करता है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहा जाता है कि जो मेटालिक सॉलिड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें फ्लो करते रहता है। इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें क्या करता है, गंगा की तरह बहते रहता है। इसके क्रिस्टल के बीच में क्या करते हैं, जैसे मान लो हम लोग एक क्रिस्टल बना लेते हैं, जैसे मान लो ये आयरन पे 2+ है, आयरन पे 2+ है, आयरन पे 2+ है,
और इसमें क्या होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसमें फ्लो करते हैं, इसी में पूरे क्रिस्टल को बाइंड करके रखते हैं। अब जितने ज़्यादा कोर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितने ज़्यादा वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही ज़्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतने ही ज़्यादा ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। यहाँ सोडियम के केस में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका अट्रैक्शन, इसका क्रिस्टल उतना मजबूत नहीं होता है एज कंपेरिजन टू आयरन, क्योंकि उसके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसको चलिए, अब आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेटालिक सॉलिड have very high conductivity। मेटालिक सॉलिड जो होते हैं इसमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। मेटालिक सॉलिड में जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल लीजिए या इसी को बोलते हैं हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंडक्टिविटी मेटालिक सॉलिड में होता है। उसके बाद होता है इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम तीसरे सॉलिड की बात करते हैं। तीसरा सॉलिड जिसका नाम है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड को ही 3D नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। इसमें कोवैलेंट सॉलिड, जनरली जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड कोवैलेंट बॉन्ड से बना होता है, और जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं जनरली दे आर फाउंड इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। दे आर फाउंड इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। कुछ ही ऐसे कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। उसके एग्जाम्पल होते हैं सम कोवैलेंट कंपाउंड, some covalent compounds are found in solid state। कुछ ही ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में होते हैं ग्रेफाइट, डायमंड। डायमंड इस नेचर का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस है। इसी के तरह स्ट्रेंथ होता है सिलिकॉन कार्बाइड का। इन सबों में 3D नेटवर्क होता है, पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। उसी तरह SiO2, इसी को हम लोग क्वार्ट्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं। इसका भी 3D स्ट्रक्चर होता है सिलिकेट का। एंड एल्युमिनियम नाइट्राइड etc। ये सब क्या होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड होते हैं जिसके क्रिस्टल में, जैसे अगर हम डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम। इस तरह का 3D अरेंजमेंट होता है। इस 3D अरेंजमेंट की वजह से 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी इसमें कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है 3D में होता है। डायमंड का ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री होता है। अगर हम इसके आगे हम लोग इस डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में आगे भी स्टडी करने वाले हैं। SiO2 का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है सिलिकॉन का, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। ये each silicon atom is connected with 4 ऑक्सीजन एटम, सॉरी। ये भी क्या होता है, 3D अरेंजमेंट होता है, 3D
अरेंजमेंट यहाँ पे भी होता है। तो ये सब कोवेलेंट सॉलिड होते हैं और इसमें 3D एक क्रिस्टल, एक जालक टाइप का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल गिने चुने हैं जिनको याद करना है, जिसमें ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2 इसी को क्वार्ट्ज बोलते हैं, Al इसी को बोलते हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब लास्ट है जिसको हम लोग देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, और ये चौथा नंबर है अपना। मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे पहले हम लोग अभी देख लिए कि अगर हम बाउंड के स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है आयनिक का, फिर मेटालिक का, फिर कोवेलेंट का, और सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पार्टिकल में किस में होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में। तो इसके जो मैक्सिमम जो एग्जांपल होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, या किसी केस में एटम्स भी हो जाते हैं, लेकिन जनरली ये मॉलिक्यूल्स इसके मॉलिक्यूलर सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का होता है। इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो एक टाइप्स ऑफ बाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं वान डर वाल फोर्स। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, और वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इसमें भी हम लोग एक स्पेशल, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें हम देखेंगे जो नॉन पोलर सॉलिड होंगे, नॉन पोलर, वैसे नॉन पोलर सॉलिड उसको बोलते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर। एक होता है पोलर सॉलिड की भी बात कर लेंगे, और एक हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, तो सबसे पहले नॉन पोलर में जो कौन सा वान डर वाल फोर्स पाया जाता है, तो इसमें लंदन फोर्स पाया जाता है। कौन सा फोर्स पाया जाता है, लंदन फोर्स। और वान डर वाल फोर्स में सबसे वीक फोर्स इसी को माना जाता है, किसको, लंदन फोर्स को बोला जाता है। इस नॉन पोलर के एग्जाम्पल में होते हैं I2 सॉलिड, आर्गन सॉलिड, P4 सॉलिड और S8 सॉलिड होते हैं। ये सब नॉन पोलर होते हैं, यानी सेम मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पोलर सॉलिड के एग्जांपल में SO2 सॉलिड होता है, अमोनिया सॉलिड होता है। पोलर जाहिर सी बात है जिसमें पोलरिटी आता हो, यानी कहने को दो पोल्स होते होंगे, प्लस माइनस का पोलरिटी आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है जिस वाटर में पाया जाता है, H2O आइस सॉलिड, D2O होगा हेवी वाटर इसको बोलते हैं, और इसी तरह H3BO3 जिसको बोरिक एसिड बोलते हैं, ये एक एसिड होता है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। जो पोलर होते हैं इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इसमें कैसा वान डर वाल फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले पूरे क्रिस्टल के स्टडी किया। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं 4 तरह के, जिसमें सबसे पहला था जिसको बोलते हैं, सबसे पहला जो सॉलिड था उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक सॉलिड बात किया था, फिर मेटालिक सॉलिड, उसके बाद कोवेलेंट सॉलिड, और ये हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इस तरह से हमारा पोर्शन अब ख़त्म होता है। अब इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर ले, फिर हम लोग यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। अभी अगला टॉपिक हमारा लैटिस पॉइंट है, जो कि यूनिट सेल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं, एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन space such point is called lattice point. Such point is called lattice point. हम एटम को स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये Na+ का हम आयंस लेते हैं, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट। अब हम इसको क्या चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इन स्पेस सच पॉइंट, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद हम दूसरा बात कर लेते हैं, स्पेस लैटिस। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस। हम लैटिस पॉइंट को जैसे 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। हम इसको 3D में जो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे ये क्या, अगर इसको हम 3D में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको स्पेस लैटिस बोलते हैं। अगला है यूनिट सेल। इट इज द combination of lattice point which is repeated throughout the crystal। ये एटम का लैटिस पॉइंट हम डाल रहे हैं। यूनिट सेल क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट एंड विच इज रिपीटेड। इसी तरह का हम क्या करेंगे, इसी को बोलते हैं यूनिट सेल को बोलते हैं ये क्या हो गया? एक यूनिट सेल हो गया। और इसी तरह का हम यूनिट सेल इसमें क्या करेंगे? आगे ड्रॉ कर लेंगे, इसके बीच में पुनः आगे ड्रॉ कर लेंगे, तो ये यूनिट सेल होता है। इट इज द रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ सॉलिड। ये किसी सॉलिड का क्या करता है? ये रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। यूनिट सेल कितने तरह का होता है? तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल 3 तरह का होता है। पहला होता है जिसको बोलते हैं वन डायमेंशनल यूनिट सेल। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। और जो थर्ड होता है इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं वन डायमेंशनल यूनिट सेल। वन डायमेंशनल यूनिट सेल को जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, एटम को ऐसे अरेंज कर दे रहे हैं, तो एक ही डायमेंशन में हो रहा है। या तो हम एक्स एक्सिस के एलोंग कर ले या वाई एक्सिस के एलोंग। जैसे ये एटम्स है, 3D एटम्स है। जैसे अपने पास वो जो पूल गेम होता है उसको बिलियर्ड्स के बॉल बोलते हैं। वो जो बिलियर्ड्स के बॉल होते हैं उसको एक ही लाइन में अगर हम एक्स एक्सिस के एलोंग, जैसे मान लो हम इस लाइन के एलोंग उस बॉल को हम डाल देंगे तो ये क्या होगा? वन डायमेंशनल होगा। और वन डायमेंशन में जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस मान लो ये a है, तो इसको डिफाइन करने के लिए कहता है ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन वन डायमेंशनल
यूनिट सेल। इसका सेकेंड है जिसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। अब हम एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डायमेंशनल की बात करें, 2D में हम एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे इसी बिलियर्ड्स के बॉल को हम क्या करते हैं, इसी बिलियर्ड्स के बॉल को हम 2 लाइन के अलोंग डाल देते हैं, यानी तो ये 2 डायमेंशनल होगा। या तो हम इस लाइन के अलोंग बात कर लें या फिर हम इस लाइन के अलोंग, तो 2 डायमेंशनल होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वो बिलियर्ड्स का जो टेबल होता है उस टेबल पे बॉल्स को डाल देंगे तो क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा। और 2D में अगर हम बात कर लेते हैं एटम को अलग अलग रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 2D में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो ये एक डिस्टेंस A है, तो ये भी A है, और ये मान लो B है, और इसके बीच का एंगल मान लो क्या है, थीटा है। तो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए, A, B और एंगल। कहता है 3 पैरामीटर इज रिक्वायर्ड to define 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। मतलब 2 डायमेंशनल यूनिट, सबसे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में 1 डायमेंशनल यूनिट सेल, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल और 3 डायमेंशनल, यानी 3 तरह के हमारे यूनिट सेल होते हैं। 1 डायमेंशनल में एक ही लाइन, मतलब ये A एक डिस्टेंस है, मतलब एक ही पैरामीटर मिल रहा है, तो ओनली 1 पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन 1 डायमेंशनल यूनिट सेल। 2 डायमेंशनल यूनिट सेल की बात करें तो एटम को हम क्या कर रहे हैं, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग डाल दे रहे हैं। तो इसको अगर इसको हम लोगों ने एक अलग बनाया, तो इसमें क्या किया, ये इसके बीच का डिस्टेंस हमने A एज्यूम किया और इसके बीच का डिस्टेंस B, और ये एंगल क्या है, थीटा। तो A और B और ये थीटा, मतलब 2 डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए, 3 पैरामीटर। कितने पैरामीटर चाहिए, 3 पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। अब इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ 2D यूनिट सेल, यानी टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल यूनिट सेल देखने जा रहे हैं। तो ये 5 टाइप्स होते हैं इनके। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं स्क्वायर यूनिट सेल। नाम से ही क्लियर है, स्क्वायर, जिसमें ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल, यानी A, B आर इक्वल, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, 90 डिग्री होगा। तो इसको स्क्वायर यूनिट सेल बोलेंगे। तो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल का सबसे पहला टाइप है जिसको बोलते हैं स्क्वायर यूनिट सेल। इसका दूसरा है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। इसमें A B के बराबर नहीं होता है और थीटा इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। थर्ड है जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में A B इक्वल होंगे और थीटा इसमें इक्वल टू होता है 60 डिग्री। फोर्थ है रोम्बिक यूनिट सेल बोलते हैं। रोम्बिक यूनिट सेल में A इक्वल टू B होगा, यानी साइड्स इक्वल होंगे। थीटा ना तो 60 डिग्री होगा और ना ही थीटा बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के। इसको बोलते हैं रोम्बिक यूनिट सेल। और इसका लास्ट है 5वां जिसको बोलते हैं
पैरेललोग्राम यूनिट सेल। इसमें A नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी साइड्स नहीं इक्वल होते हैं और ना ही इसके एंगल 90 के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से इसी 5 स्ट्रक्चर को स्क्वायर यूनिट सेल, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, रोम्बिक यूनिट सेल और पैरेललोग्राम यूनिट सेल को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। ऑल 5 आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। इसको ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने इस सारे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। तो ऐसे 2 डायमेंशनल में कितने ब्रेविस लैटिस पॉसिबल हैं, तो ऐसे 5 हैं। 2D में 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में 5 ब्रेविस लैटिस आर पॉसिबल। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 2 डायमेंशनल में कितने ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं, तो 2 डायमेंशनल में 5 ब्रेविस लैटिस आर पॉसिबल। अब हम लोग देख लेते हैं 3 डायमेंशनल। यूनिट सेल की बात करते हैं। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में एटम को क्या चीज़ में अरेंज किया जाता है, 3D में अरेंज किया जाता है। हम थोड़ा साइज ऑफ एटम को थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। ये एटम है। तो जैसे बिलियर्ड्स के बॉल्स को हमने क्या किया, सरफेस पे डाल दिया। अब उस बॉल्स के ऊपर में बॉल्स डालते हैं, जैसे एप्पल जो होता है ना, एप्पल दुकान वाले जो बेचते हैं, जैसे अरेंज करते हैं, उसी तरह का अरेंजमेंट हम लोग यहाँ। अब 3rd एटम जो होगा 3D में, वो 3rd एटम यहाँ पे इसके ऊपर ला के डाल देंगे, तो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बोलते हैं। अब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के हम लोग देख लेते हैं। इसको y एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं और इस लाइन को x एक्सिस के अलॉन्ग, और इसको z एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं। तो 3D में एक तो हम इस लाइन के अलॉन्ग अगर हम रखते हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, a, एक इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, b, और इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, c। इसके बीच का एंगल हम लोगों ने मान लिया क्या, अल्फ़ा, इसके बीच का एंगल बीटा और इसके बीच का एंगल गामा। तो 3 डायमेंशनल में कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल, टोटल कितने हो गए, 6। तो कहता है देयर आर 6 पैरामीटर इज required to define 3-dimensional यूनिट सेल। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए 6 पैरामीटर यानी A, B, C, अल्फ़ा, बीटा और गामा। A, B, C क्या है, 3 पैरामीटर है जो किसके है, लेंथ के है। अल्फ़ा, बीटा, गामा ये 3 पैरामीटर है जो किसके हैं, एंगल के हैं। तो 3 डायमेंशनल को एक्सप्लेन करने के लिए कितने टोटल पैरामीटर की रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी 6 पैरामीटर। कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, 6 पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन 3 डायमेंशनल यूनिट सेल।
थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल में हम लोग टाइप्स की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के होते हैं। अभी इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो इसको नोट, पहले इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। आज ये लेक्चर वैसे बहुत लंबा हो गया है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को आज कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में हम थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपना सेकेंड